वेलकम स्टूडेंट। आज दूसरा दिन है आज हम डीसी सर्किट के आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। कल हमने एक टॉपिक लिया था रेजिस्टेंस। आज हम रेजिस्टेंस के आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस का हमारा कल का लास्ट चैप्टर था कलर कोड। हमने कल लास्ट चैप्टर पढ़ा था कलर कोड, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग कैसे करते हैं ये पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे प्रतिरोध के नियम। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध के नियम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रतिरोध से संबंधित है, उसमें का अगला चैप्टर है प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। तो पहला प्रतिरोध का नियम देखते हैं लंबाई के साथ, चालक की लंबाई के साथ। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रतिरोध का पहला नियम है। यह प्रतिरोध का पहला नियम है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। इसका अर्थात यह है कि जब चालक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। चालक की लंबाई बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर हम चालक के प्रतिरोध को R मान लें, चालक के प्रतिरोध को R मान लें और लंबाई को हम L मान लें, चालक की लंबाई को L मान लिया और चालक के प्रतिरोध को R मान लिया, तो R और L के बीच अनुक्रमानुपाती संबंध होगा, अर्थात L बढ़ाने पर R बढ़ेगा। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L। यह हमारा प्रतिरोध का पहला नियम है। अब पढ़ते हैं हम प्रतिरोध का दूसरा नियम। दूसरा नियम होता है चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र के साथ। हमने पहला नियम पढ़ा लंबाई के साथ। पहला नियम किसके साथ था हमारा? लंबाई के साथ। दूसरा नियम पढ़ेंगे हम अनुप्रस्थ क्षेत्र के पास। तो चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती अर्थात 1/, के रूप में होगा। ये होगा व्युत्क्रमानुपाती। चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। प्रतिरोध का दूसरा नियम किसके साथ है? अनुप्रस्थ क्षेत्र के साथ। पहला नियम किसके साथ था? लंबाई के साथ। दूसरा नियम किसके साथ है? अनुप्रस्थ क्षेत्र के साथ। तो हमने चालक के प्रतिरोध को R माना है, तो फिर से हम वही मानेंगे। चालक का प्रतिरोध R है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अनुप्रस्थ क्षेत्र को हम मान रहे हैं A। अनुप्रस्थ क्षेत्र को क्या माना हमने? अनुप्रस्थ क्षेत्र को हमने माना A। तो हमें एक दूसरा रिलेशन मिल गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब R जो है A के व्युत्क्रमानुपाती है। ये हमें दूसरा मिल गया। चालक प्रतिरोध के नियम में पहला था चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R को बढ़ाने पर L बढ़ेगा और L को बढ़ाने पर R बढ़ेगा। चालक की लंबाई को अगर हम बढ़ा दें तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इससे हमें संबंध मिलता है अनुक्रमानुपाती का, R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा है चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 के फॉर्म पे है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये हमें प्रतिरोध के 2 नियम हो गए। तीसरा चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। चालक की प्रकृति। और चालक की प्रकृति क्या होती है कि चालक धातु है, अधातु है, धातु, अधातु या अन्य कोई मटेरियल है। चालक की प्रकृति देखते हैं हम। तो चालक की प्रकृति देखते हैं। आइए तीसरा पॉइंट देख रहे थे हम, चालक का
प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ये तीसरा बिंदु था हमारा कि चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति अर्थात वह धातु है, अधातु है, इस पे डिपेंड करता है। प्रकृति मतलब वह किस मटेरियल से बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं कैसे प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे कॉपर का एक तांबे का तार लें जिसकी लंबाई और वह अनुप्रस्थ क्षेत्र का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो ये तार है और ये है तार है, ये कॉपर कंडक्टर है। इसे अगर मैं 20 से काटूं दो टुकड़े में तो इधर जो फेस दिखेगा सरफेस अर्थात ये वाला फेस, और इधर जो सरफेस दिखेगा ये वाला फेस, इस एरिया को हम अनुप्रस्थ क्षेत्र बोलेंगे। ये जो एरिया है इसकी परिधि मान लें, इसको परिधि ही कह दें। ये जो परिधि है इस तार की, ये है उसका अनुप्रस्थ क्षेत्र। तो अगर किसी तांबे के तार पे हम प्रकृति देख रहे हैं तो तांबे का एक तार लिया जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र एक लोहे के लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र के बराबर है। लंबाई व अनुप्रस्थ क्षेत्र के बराबर है, अनुप्रस्थ क्षेत्र के बराबर है। अर्थात ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तांबा और लोहे की लंबाई, तांबे की लंबाई व अनुप्रस्थ क्षेत्र, लोहे की लंबाई व अनुप्रस्थ क्षेत्र दोनों में बराबर हैं, परंतु इनकी प्रकृति अलग होने के कारण, दोनों की प्रकृति कैसी है? अलग है। प्रकृति अलग होने के कारण, दोनों की प्रकृति अलग है, अलग होने के कारण तांबे का प्रतिरोध, तांबे का जो प्रतिरोध होगा वह लोहे के प्रतिरोध से, किसके प्रतिरोध से? लोहे का प्रतिरोध। तांबे का प्रतिरोध लोहे के प्रतिरोध से, लोहे के प्रतिरोध से 9 गुना कम होगी, 9 गुना कम होगी। अर्थात लोहे का प्रतिरोध 9 गुना ज़्यादा होगा, 9 गुना ज़्यादा होगा। किससे? तांबे से। ये लोहे का जो प्रतिरोध है यह 9 गुना ज़्यादा होगा, लोहे का प्रतिरोध तांबे से 9 गुना। ये इसकी प्रकृति की वजह से, क्योंकि लोहे के अणुओं की बनावट अलग अलग होती है। जो लोहा मेटल है उसका अणुओं की बनावट जो है अलग अलग है। इस अणुओं की बनावट की वजह से इसमें उत्पन्न होने वाली बाधा, विद्युत धारा के बीच में उत्पन्न होने वाली बाधा भी कैसी है? अलग है। इसलिए इसका प्रतिरोध भी अलग होगा। इसी अणुओं की बनावट के लिए अलग अलग प्रतिरोधों का उपयोग करना ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विशिष्ट प्रतिरोध। अणुओं के किसी मटेरियल में अणुओं के बनावट के आधार पर प्रतिरोधों का अलग अलग होना विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर, क्योंकि वह उसके अणुओं की बनावट पर निर्भर करता है। इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से शो करते हैं, इसको RHO, रो से शो करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किससे शो करते हैं? रो से शो करते हैं। ये हमारा तीसरा नियम हो गया कि चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति अर्थात धातु या अधातु है। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक तांबे का प्रतिरोध लेते हैं जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र सेम साइज के, मतलब सेम लंबाई के लोहे व अनुप्रस्थ क्षेत्र का लेते हैं। एक सेम साइज का लोहा लेंगे जिसका लंबाई व अनुप्रस्थ क्षेत्र सेम है, उन दोनों का लें तो इनकी प्रकृति क्या है? तांबे की अलग है, लोहे की अलग है। इसलिए तांबे का जो प्रतिरोध होगा वो लोहे के प्रतिरोध से 9 गुना कम होगी। अर्थात लोहे का प्रतिरोध क्या होगा? 9 गुना ज़्यादा होगा तांबे के प्रतिरोध से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। प्रकृति अणुओं के बनावट के आधार पर निर्भर करती है, अणुओं के बनावट के आधार पर। अब अणुओं के बनावट के हिसाब से अलग अलग बाधा होती है। बाधा हमने पढ़ा है प्रतिरोध की परिभाषा में, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वो प्रतिरोध है।
तो अवरोध अलग अलग होंगे, तो प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे प्रकृति के हिसाब से। इसलिए उस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं RHO। यह विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रकृति पर निर्भर करता है चालक के। अब आइए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं प्रतिरोध के नियम में। अब हम देखेंगे प्रतिरोध के नियम का चौथा नंबर, प्रतिरोध के नियम का चौथा, हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध के नियम में चौथा नियम क्या था? प्रतिरोध अर्थात चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये चौथा नियम है प्रतिरोध का। हमने पहला नियम पढ़ा लंबाई के साथ, दूसरा नियम पढ़ा अनुप्रस्थ क्षेत्र के साथ, तीसरे नियम में हमने विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया और चौथा नियम पढ़ रहे हैं हम ताप के साथ। हमने चालक के प्रतिरोध को R माना था और ताप को हमने मान लिया T। ताप को हमने क्या माना? T। तो इन दोनों के बीच समानुपाती का रिलेशन होगा, अर्थात अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं उसे, अनुक्रमानुपाती। अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, समान है। ताप घटा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो हम पहले दूसरे नियम से देखते हैं। पहला और दूसरा नियम जो हमने पढ़ा चालक का, उसमें हमने R इज प्रोपोर्शनल टू L निकाला था पहले नियम से। दूसरे नियम से हमने निकाला R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों को हम मिला के लिखें तो ρ इज इक्वल टू L/A। अब इस प्रपोर्शन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल या प्रपोर्शन को हटाने के लिए हम एक नियतांक लेंगे, एक नियतांक का उपयोग करेंगे। एक नियतांक का उपयोग यहां कर लेते हैं, R बराबर ρL/A। हमने रो जो विशिष्ट प्रतिरोध था, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है। R इज इक्वल टू ρL/A। तो कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध के नियम से ρL/A ओम होगा, या इसको ओम भी लिख सकते हैं आप। ये हो गया प्रतिरोध। अब इसमें न्यूमेरिकल सवाल आते हैं कि अगर अनुप्रस्थ क्षेत्र और लंबाई दी हुई तो रो निकालने के लिए आता है, रो दिया हो तो रो और ए दिया हो तो एल निकालने के लिए आता है। इन सभी में से किसी तीन की वैल्यू दी हुई होगी और एक वैल्यू फाइंड करने को एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं आगे प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, कि प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप प्रतिरोध को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इस बारे में चर्चा करेंगे हम। ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव, ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव, कि ताप प्रतिरोध पे क्या क्या प्रभाव डालता है। पहला देखते हैं धातुओं के लिए। ताप का जो धातुएं हैं उन पर, धातुओं पर, जो धातु है उन पे प्रतिरोध का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस धातुओं से बने हुए प्रतिरोध हैं, जो धातुओं से बना हुआ प्रतिरोध होता है, उसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना है हमें। तो हम ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का प्रतिरोध जो है कम हो जाता है, बढ़ जाता है। धातुओं पर ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। मतलब ताप और प्रतिरोध आपस में कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हमने ऊपर नियम भी पढ़ा था, ये धातुओं के लिए हुआ। दूसरा अधातुओं के लिए, अधातुओं के लिए मतलब अधातुओं के लिए ताप का क्या प्रभाव रहेगा प्रतिरोधों के लिए। अगर कोई प्रतिरोध अधातु से बना है, जैसे निकिल और क्रोमियम का मिक्स, निकिल और क्रोमियम का बना हुआ नाइक्रोम, ये एक अधातु है।
ये अधातु है, निकिल और क्रोमियम का बना हुआ नाइक्रोम। नाइक्रोम पर क्या असर पड़ता है या अधातुओं पर क्या असर पड़ता है? इसमें ताप का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, नगण्य असर पड़ता है। ताप बढ़ाएं या घटाएं, अधातुओं का प्रतिरोध सेम रहता है, मतलब समान रहता है। ताप बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो प्रतिरोध क्या रहेगा? समान रहेगा। ताप घटा दिए तो भी प्रतिरोध क्या रहेगा? समान रहेगा। फर्क पड़ता है बट नगण्य फर्क पड़ता है, नहीं के बराबर। तो ताप का धातु और अधातुओं में, धातुओं पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अधातुओं में नगण्य रहता है, जीरो इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जो प्लास्टिक है, पेपर है, इलेक्ट्रोलाइट, इन सब के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? इनसे बने हुए प्रतिरोध, इलेक्ट्रोलाइट के बने हुए प्रतिरोध जैसे कागज, रबड़ या अन्य जो इंसुलेटर की भांति काम करते हैं, उसके प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, अर्थात 1/r हो जाता है। ये इनका रिलेशन है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ताप के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। ये तीन हो गया प्रतिरोध का प्रभाव। प्रतिरोध का प्रभाव पहला पढ़ा हमने धातुओं पर, तो प्रतिरोध में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। धातुओं में अगर हम ताप को क्या कर दें? बढ़ा दें, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अर्थात अनुक्रमण अनुपाती का रिलेशन होता है इनके बीच। दूसरा देखा हमने अधातुओं के लिए, जैसे निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर ले लिए, एक अधातु नाइक्रोम, जो हीटर में यूज होता है। हीटर का कॉइल नाइक्रोम से बना होता है, हीटर का कॉइल जो है वो एक अधातु है। अधातुओं में नगण्य रहता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर को मैं अगर बढ़ाऊं अधातु में, तो प्रतिरोध क्या रहेगा? समान रहेगा। प्रतिरोध क्या रहता है? समान रहता है, प्रतिरोध पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं अधातुओं में तापमान में वृद्धि कर रहा हूं तो भी रेजिस्टेंस समान रहेगा, तापमान में कमी कर रहा हूं तो भी प्रतिरोध समान रहेगा, ठीक है। और तीसरा बिंदु होता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जैसे कागज, रबर, पेपर है, इनके साथ अगर तापमान में मैं वृद्धि करता हूं तो प्रतिरोध कम होता है, अर्थात इससे हमें ये रिलेशन मिलता है कि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ताप घटाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये एक रिलेशन मिलता है। तो दोस्तों आज ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव पढ़ा हमने, और ताप का नियम पढ़ा, और प्रतिरोध के नियम पढ़े। अभी हमने प्रतिरोध का तापमान के साथ संबंध देखा, अब उसे मैथमेटिकल रूप से या गणितीय रूप से निरूपित करते हैं कि वो होता कैसा है। तो सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से देखेंगे हम कि सैद्धांतिक रूप से प्रतिरोध का, सैद्धांतिक रूप में हम उसका गणितीय निरूपण करके देखते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध R0 माना हमने, ये माना है ना, सैद्धांतिक रूप से हम सॉल्व करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध R0, हमने तापमान में क्या किया? वृद्धि किया, और हम इसको ले गए T डिग्री सेंटीग्रेड तक। T डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम चीज, किसी चालक का प्रतिरोध T डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा, माना है हमने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या मान लिया हमने? R0। अब हमने इसमें टेम्परेचर में क्या किया? वृद्धि किया। हमने 0 डिग्री से कहां तक ले आया? T डिग्री सेंटीग्रेड तक। T डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो गया? RT हो गया। अब तापमान में परिवर्तन क्या होगा? तापमान में परिवर्तन क्या होगा? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, RT माइनस R0। ये हो गया हमारा तापमान में परिवर्तन। अब देखते हैं ये तापमान में जो परिवर्तन हुआ है यह किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, एक तो तापमान कितना बढ़ा, इस पर तापमान पर भाई कितना बढ़ा इसी पे डिपेंड करेगा ना, तापमान पर। दूसरा, पदार्थ की प्रकृति पर,
और तीसरा कितने समय तक हमने दिया, समय पर कितने समय तक तापमान दिया, कितने समय तक तापमान दिया। अब हमारा इक्वेशन ये जो है तापमान में जो परिवर्तन होगा आर टी माइनस आर जीरो, ये अनुक्रमानुपाती होगा आर जीरो इंटू टी के, आर जीरो इंटू टी के। तापमान में परिवर्तन जो है, तापमान इनिशियल तापमान मतलब शुरुआती तापमान R0 जो प्रारंभिक तापमान था उसमें समय का मल्टीप्लिकेशन कितने समय तक गर्म किए उस पर डिपेंड कर रहा है। तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू टी। अब यहाँ से हम आपस में इसको सॉल्व कर लेते हैं या इसको हटा लेते हैं प्रोपोर्शनल को। RT माइनस R0 इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक अल्फा का यूज करेंगे, ये है अल्फा R0 इंटू टी। ये जो अल्फा है यही प्रतिरोध ताप गुणांक है, ये जो अल्फा है इसे कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना वृद्धि हुआ, प्रतिरोध में 1 डिग्री बढ़ाने पर कितना वृद्धि होता है। किसी चालक में 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर कितने प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ, वह उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। एक बार फिर से, किसी चालक में 0 डिग्री से 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर कितना प्रतिरोध बढ़ा, वह उसका ताप गुणांक कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी, ये हो गया हमारा अल्फा का टेम्परेचर। प्रतिरोध ताप गुणांक सैद्धांतिक विधि से ऐसा निकालेंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, इसको अल्फा लेंगे ना, प्रोपोर्शनल नहीं, ये अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 इंटू टी। ये हो गया प्रतिरोध ताप गुणांक का सैद्धांतिक। अब देखेंगे हम इसका प्रायोगिक स्वरूप। सैद्धांतिक रूप से अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 इंटू टी होता है। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और ये है RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 टी हो गया। इसको आगे सॉल्व करके RT की वैल्यू निकालते हैं। RT इज इक्वल टू R0 को एक तरफ लेके कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा टी। अब यह जो अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक है, यह इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो इसको 0 से डिनोट करेंगे RT। अब देखते हैं इसका प्रायोगिक रूप, इसका देखेंगे हम प्रायोगिक रूप से किसी भी प्रतिरोध या चालक का किसी भी रूप से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध सैद्धांतिक रूप से 0 डिग्री हो सकता है, परंतु यह प्रायोगिक रूप से सामान्य ताप पर रहेगा, अर्थात 0 डिग्री नहीं हो सकता। तो हम क्या ले लेते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लेते हैं। T डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने मान लिया T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर RT1 प्रतिरोध, और T2 सेंटीग्रेड पर मान लिया हमने RT2। हमने T1 डिग्री पहले मान लिया क्योंकि वह 0 पे नहीं था, वह किसी न किसी निश्चित तापमान पर होगा, जो वास्तविक तापमान है रूम टेम्परेचर जिसे सामान्य तापमान कहते हैं, उस पर होगा, 0 डिग्री पर ना होकर प्रायोगिक रूप से। फिर हमने उस पर टेम्परेचर की वृद्धि किया T2, तो RT2 हो गया। हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया RT1 इज इक्वल टू R0, शुरू T1 तक तो R0 में ही रहा होगा, 1 प्लस अल्फा T1 RT2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम दो इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। RT2 बाई RT1 इज इक्वल टू R0 कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा T1 1 प्लस अल्फा T2। हमने समीकरण 2 को 1 से भाग दे दिया, तो RT2 R0 कट गया, 1 प्लस अल्फा T1 प्लस 1 प्लस अल्फा T2 डिवाइड हुआ। हमें RT2 निकालना है, मतलब बढ़े हुए तापमान पर प्रतिरोध क्या होगा, तो
T2 इज इक्वल टू RT1 को इधर ले गए हमें, RT1 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T2। ये हमारा RT2 हो गया। मतलब बढ़े हुए तापमान पर प्रतिरोध क्या होगा, इतना ओम होगा। तो यह हो गया प्रायोगिक रूप से। सैद्धांतिक रूप से 0 डिग्री टेम्परेचर पर शुरुआत करके हमने T डिग्री सेंटीग्रेड तक चालक का तापमान बढ़ाया, जिससे प्रतिरोध RT हो गया। और यह बढ़ा हुआ प्रतिरोध चालक के तापमान पर, प्रकृति पर और समय तक, कितना समय तक दिए, कितना समय तक दिए उस पर निर्भर करता है। इसलिए RT माइनस R0 मतलब तापमान में जो परिवर्तन था वह दिए हुए तापमान को, प्रतिरोध को दिए हुए समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। इसलिए R0 माइनस RT माइनस R0 बराबर हमने एक नियतांक लिया अल्फा R0 इंटू T। यह अल्फा जो है इसी को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। किसी निश्चित या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध और 1 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध या 1 डिग्री बढ़ाने पर जितना तापमान प्रतिरोध होगा उसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना तापमान बढ़ता है वही उसका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। फिर उसके बाद हमने इसे आगे सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिला है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T। परंतु प्रायोगिक रूप से क्या होता है, कोई भी मटेरियल जो है सामान्य ताप पर रहता है, ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसका तापमान, उसका प्रतिरोध भी अलग होगा। तो हमने किसी निस्सामान्य तापमान पर, इसको मान लिया हमने सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान अर्थात रूम टेम्परेचर, ये कमरे के तापमान पर जो रहता है उस पर मान लिया। फिर उसमें हमने T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि किया, तब हमारा प्रतिरोध RT2 हो गया। हमने इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो T1 पहले के लिए R0 1 प्लस अल्फा T1 हो गया, जिस समीकरण 1 मान लिया। RT2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 जो समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 को 1 में भाग दिया, समीकरण 2 भागित समीकरण 1, समीकरण 2 को 1 में भाग दिया। हमें RT2 की वैल्यू ज्ञात करनी है क्योंकि हमें बढ़े हुए तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमने RT2 की वैल्यू RT1 को इधर भेज के ज्ञात कर लिया। तो RT2 की वैल्यू आई RT1 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T2 ओम। तो आज के क्लास में हमने देखा कि प्रतिरोध का नियम क्या होता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है और उसका सैद्धांतिक रूप से कैसे उपयोग है और प्रायोगिक रूप से कैसा उपयोग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे कोई दिक्कत हो या कोई सवाल हो आपका तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।